नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होते हैं, और फिर उसमें हमने देखा था कि अर्ध अपक्रिया क्या होती है, पूर्ण अपक्रिया क्या होती है, धारा किधर से किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, इस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इसमें हम जानेंगे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या है, फिर और जानेंगे ईएमएफ क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर कैसे हम ई सेल का मान ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर आपको समझना है। देखो देखिए यहाँ पे देखिए, पूरे विस्तार से हम यहाँ पर बताएंगे, इसको पहले समझाएंगे, तब आपको इस परिभाषाओं को याद करना है। वैसे याद नहीं करना बल्कि समझ में ही आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पूरा डिटेल आपको इसमें बताया जाएगा। देखो इसमें क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए। देखिए एक पात्र हमने ले लिया, यह एक पात्र हमने यह ले लिया, ठीक है, यह हमारा एक हो गया पात्र। इसी प्रकार एक और पात्र लेते हैं, इसी प्रकार एक और पात्र ले लेते हैं, यहाँ पे ले बना देते हैं। दो पात्र लेकर के हम इसको अब बताने का प्रयास करेंगे। देखो यह हो गए दो पात्र। अब इसमें देखो एक पात्र में जिंक की छड़ को डाल देना है और जिंक सल्फेट का विलयन। तो एक पात्र में हम क्या लेते हैं, जिंक की छड़ लेते हैं और जिंक का, देखो यहां पर हम ले रहे हैं जिंक की रॉड, जिंक रॉड ले रहे हैं। यहां पर क्या ले रहे हैं, जिंक रॉड, जिंक की छड़, और यहां पर जो ले रहे हैं कॉपर की छड़। यहाँ कॉपर की छड़, चूंकि इन्हीं छड़ों को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इन्हीं छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इस छड़, ये छड़, ठीक है। और इस छड़ को क्या करते हैं, किसमें डुबो देते हैं, जिसकी छड़ हो उसी के लवण के विलयन में इनको क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। जिसकी छड़ है उसी के लवण के विलयन में इनको क्या करेंगे, डुबो देंगे। जिंक की छड़ अगर है तो यह जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। और ये देखो क्या है, कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको क्या कर देंगे, डुबा देंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये जो छड़ है इसको समझेंगे। ये छड़ किसकी है, Zn की, जिंक की छड़ है। और ये जो विलयन है यह है, ये विलयन किसका है, ZnSO4 का। ये विलयन है ZnSO4। ये विलयन, यह छड़ जो है किसकी छड़ है, कॉपर की, कॉपर की छड़ है। और ये जो विलयन है यह है कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन। ठीक है, यहां तक तो कहेंगे जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में जैसे ही डुबोया जाता है, वैसे ही होता क्या है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर आ जाते हैं, थोड़ा इसको बना देते, देखो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाते हैं कहां पे, थोड़ा इसको सही करो, जिंक की छड़ पर आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पर आ जाते हैं, जिंक की छड़ पर आ जाते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ गए, जिंक की छड़। ठीक है, जैसे ही क्या करते हैं, कॉपर की छड़ को, थोड़ा इसको दिख रहा सही से कि नहीं, देखो
थोड़ा इसको रुक जाए एक मिनट, फिर से बना दे, दिख नहीं रहा था इसलिए अच्छे से पात्र लिए हम। इसको हम डाल देते हैं, ये छड़ है, ये जिंक की छड़ है, थोड़ा देखना इसको, Zn है, और ये इसके अंदर भरा गया है ZnSO और का विलयन। ये विलयन देखो हम इसमें भर देते हैं, ये छड़ डूबी रहेगी, बस केवल हमें इस चिन्ह को दिखाना, इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। ये जिंक सल्फेट का विलयन, जैसे ही जिंक को इसमें कापर, जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, वैसे ही कापर की छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिंक की छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। जिंक की छड़ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जिंक की छड़ पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ठीक है, जिंक की छड़ क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जिंक की छड़ क्या हो गई? निगेटिव। अब जिंक की छड़ जैसे ही निगेटिव हो गई, अब होगा क्या? इस छड़ के पास, यानी कि इसके इस पर मतलब इसके ऊपर रह जाएंगे। जैसे इसके ऊपर ये ऋणावेश आया, विलयन से निकल, विलयन से क्या होगा? विलयन से Zn क्या है? जिंक आयन। जैसे ये निगेटिव हो गई, वैसे ही विलयन से क्या हो जाएगा? इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। कहने का मतलब, जिंक की छड़ को जैसे ही हम जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो जिंक की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है, जिससे विलयन के अंदर से जो धनावेश, यानी जिंक के जो धनावेश आयन है, वह है इस इलेक्ट्रोड छड़ के मध्य, मान इस इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोड के किनारों पर आकर के धनावेश जमा हो जाता है। इससे क्या होता है कि इनके अंदर, इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रोड यानी कॉपर की छड़ और विलयन के मध्य एक द्वि स्तर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक विद्युत द्वि स्तर बन जाता है। विद्युत द्वि स्तर का मतलब एक वाला इलेक्ट्रोड यानी जिंक की छड़ पर ऋणावेश और विलयन में क्या आ गया? धनावेश, जिससे प्लस और माइनस के बीच आ जाने की वजह से विद्युत का द्वि स्तर बन गया। और इसको हम क्या कहेंगे? क्या बन गया? इसमें विद्युत द्वि स्तर बन गया। इसको क्या कहेंगे? यह बन जाएगा विद्युत द्वि स्तर। इसको कहते हैं विद्युत द्वि स्तर बन जाएगा। जैसे इसको डुबाया, इस पर माइनस आया, विलयन में प्लस आ गया, तो प्लस इस छड़ के किनारों पर आ गया, तो एक प्लस एक माइनस हो गया, इससे विद्युत द्वि स्तर बन गया। अब विद्युत द्वि स्तर बन गया, इसी को कहते हैं, द्वि स्तर बनने की वजह से विभव में अंतर हो गया, जिसको क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। और भाई एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर हो गया। अच्छा, विद्युत विभवांतर हो गया, ये विभवांतर किसके बीच हुआ? विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य। विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर हुआ, इसी वजह से इस को नाम एक दे देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। मतलब जैसे ही जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो जिंक पर ऋणावेश आ गया, और विलयन में इसको ऋणावेश होने की वजह से विलयन से धनावेश इसके चारों तरफ आकर के जमा होने लगते हैं, जिससे एक द्वि स्तर बनता है, जिस द्वि स्तर को कहते हैं विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर कहते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभव, इसलिए इसको इस विभव का नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसी प्रकार देखो,
इसी प्रकार इसमें हम देख लेते हैं, इसी प्रकार इसमें देखते हैं। जैसे ही इसमें कॉपर की छड़ को हमने किसमें डाल दिया, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट की विलयन में जैसे ही डाल दिया हमने, तो हमने देखा कि कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन है निकल करके कहाँ आ गए, विलयन में। कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें आ गए, विलयन में आ गए। तो जब कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल करके विलयन में आ गए तो कॉपर पर कौन सा चार्ज आ गया, धनावेशित चार्ज आ गया। कॉपर पर कौन सा चार्ज आ गया, धनावेशित चार्ज आ गया। जैसे ही कॉपर पर धनावेश आ गया वैसे ही क्या होगा, देखो कॉपर पर आ गया तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, धनावेश, यह होता है टू ऋणावेश। जैसे इलेक्ट्रॉन विलयन में आया तो क्या होगा, यह विलयन का जो कॉपर है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। विलयन का जो कॉपर है, कॉपर टू धनायन है, क्यूप्रिक आयन है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद किसमें बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। ग्रहण करने के बाद किसमें बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। और कॉपर में जब बदल गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, सल्फेट आयन बचेगा। और सल्फेट आयन जो कहाँ पर आ जाएगा, सल्फेट आयन इस वाले पर क्या हो जाएगा, इस वाले छड़ के ऊपर क्या हो जाएगा, आकर के ऋणावेश बैठ जाएगा। यानी इस छड़ के जैसे इस पर प्लस आया वैसे ही विलयन से सल्फेट आयन का जो ऋणावेश है इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आ जाएगा, जिससे यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी एक बन जाएगा विद्युत द्वय स्तर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, विद्युत द्वय स्तर बनेगा। विद्युत द्वय स्तर का मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो इस बनेगा यहाँ पे क्या, विद्युत द्वय स्तर, यानी दो लेयर बन जाएगी। और चूंकि प्लस और माइनस है तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, विभवांतर। इसी कहते हैं विभवांतर। इसी विभवांतर, चूंकि इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभवांतर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। इसको भी ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जो क्रिया होती है, यहाँ पर जो क्रिया होती है कौन सी क्रिया हो गई है, देखो चूंकि कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने लिया दो कॉपर आयन बनेगा यहाँ विलयन से, और चूंकि यह जो छड़ है इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, हाँ इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर दिया, विलयन में दिया। तो विलयन में का जो कॉपर है वह इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या बन जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो यह कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन। कौन सी क्रिया है, अपचयन है, रिडक्शन है, ठीक है। अपचयन अगर हुआ तो अपचयन जिस पर होता है उसको क्या नाम देते हैं, कैथोड। जिस पर अपचयन होता है उसको क्या नाम देते हैं, कैथोड, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, यहाँ पर कैथोड धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। किस वाला, कौन सा सेल है यार, अगर सेल के रूप में बनाए तो यह, अगर सेल दोनों को जोड़ करके बनाया जाए तो यह हमारा हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। वैसे यह हो गया, कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो कैथोड किसे कहते हैं, जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसको क्या नाम देते हैं, कैथोड कहा जाता है, ठीक है। कैथोड हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव, अच्छा इसमें पहले देख लेते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये बात समझ में आई ना, फिर से एक बार समझा देंगे, घबराइएगा मत। यहाँ चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ये छड़ तो कॉपर की है, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया इसने ना, इसने इलेक्ट्रॉन को अपना त्याग दिया तो कहाँ पर आ गए, छड़ के ऊपर आ गए। तो यह टू धनायन, Zn2 धनायन हो जाएगा। और इसने कई इलेक्ट्रॉन त्यागा है, दो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। चूंकि ये कौन सी क्रिया हो गई, ये कौन सी क्रिया है भाई, देखो ये कौन सी क्रिया है, इस क्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेशन। इस क्रिया का क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है
उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। और एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव, समझ लेना। एनोड क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, ठीक है। और एनोड यहाँ पे हमारा है क्या, निगेटिव। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसे दिखा देते हैं। तो एनोड क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो पहले हमने इसमें क्या सीखा कि परिभाषा क्या होगी, इसको ऐसे समझेंगे फिर से। जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला गया तो जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके अंदर से छड़ के ऊपर आ गए। जैसे ही छड़ के ऊपर आए वैसे ही विलयन से ऋणायन उस छड़ के चारों तरफ जमा हो गए, जिससे इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य एक विद्युत द्वि स्तर बन गया। और विद्युत द्वि स्तर बनने की वजह से एक विभव उत्पन्न होता है। चूंकि यह इलेक्ट्रोड के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है तो इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया यानी कि निकाला, इसलिए इस पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन। और ये किसका काम कर रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एनोड यहाँ पर निगेटिव हो गया। इसमें क्या है, जैसे कापर की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डाला हमने, कापर ने अपना इलेक्ट्रॉन विलयन में छोड़ दिया और विलयन में से कापर ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको अपचयन कहेंगे। और अपचयन कैथोड पर होता है, जिस पर अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं, और यह धनात्मक होता है। क्योंकि इसके बीच भी विद्युत द्वि स्तर बनता है जिससे विभवांतर उत्पन्न होता है, इसी विभवांतर को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इससे हमें यह साबित हो गया कि इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर एनोड पर हो रहा है, मान ऑक्सीकरण में अगर विभव हो रहा है, अगर ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट ऑक्सीडेशन, सॉरी ई ऑक्सीडेशन अगर किस पर हो रहा है, अपचयन। अगर अपचयन वाली क्रिया यानी कापर में अगर इलेक्ट्रोड विभव होता है, चूंकि इसमें अपचयन होता है इसलिए इसका नाम क्या होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको समझना है इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। एक जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और जिस पर अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अगर यही विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए, ठीक है, ध्यान रखना, अगर यही इलेक्ट्रोड विभव जो हमने ज्ञात किया है मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए, मानक परिस्थिति मतलब एक वायुमंडलीय दाब, 25 अंश सेल्सियस टेम्परेचर या 298 केल्विन ताप। ठीक है, 25 अंश सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर, और 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए। अगर यह इलेक्ट्रोड विभव जो हमने ज्ञात किया, अगर मानक परिस्थितियों यानी 25 अंश सेल्सियस टेम्परेचर, 1 वायुमंडलीय दाब और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में यह विभव हमें प्राप्त होता है, उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण पर हो रहा है तो आप मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अगर अपचयन पर हो रहा है तो मानक ऑक्सीकरण अपचयन, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसको ई नॉट से प्रदर्शित, ई लिखकर उसके ऊपर 0 लगा दिया। ठीक है, तो इतनी बातें हमने समझी। अच्छे से आप लोग इसको वीडियो को रिवाइज करके, माने एक आध दो बार रोक करके फिर बार बार उसको देखिएगा, अच्छे से समझ में। अब हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। देखो जनरल परिभाषा क्या है, इसको हम पहले विस्तार से बताते हैं। फिर सामान्यतः आपको क्या याद करना, कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ये तो समझाने के लिए है, सीधे लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परिभाषाओं को। यह बातें समझ में आ गई ना, देखिए अच्छे से पढ़िएगा।
और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यहीं से सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को, परिभाषा देखो, जब किसी जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य, तो विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो कह रहा है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण, कौन सल्फेट हो विशेष तौर पे, के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं जब किसी धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, माने जब धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो कैसे परिभाषा है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर देखो एक छड़ के मध्य दिखाया गया, एक छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर है। अब ईएमएफ क्या होता है, अगर दो छड़े हों, अगर दो इलेक्ट्रोड हों और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसको ईएमएफ कहेंगे, जबकि एक छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर है, जो विभव, उसको विभवांतर कहेंगे। अगर दो छड़ है उस छड़ों के बीच जो विभवांतर होगा उसको ईएमएफ कहेंगे। जैसे डेनियल सेल में कॉपर और जिंक की छड़ को हमने देखा था, उनके बीच जो विभवांतर था उसको ईएमएफ से बताए थे, उसका 1.1 वोल्ट था। जबकि छड़ और विलयन के मध्य जो विभव होगा उसको हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कह देंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए, इसमें हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें हम लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो कहेंगे
मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, देखो क्या होता है। कहेंगे अगर यह मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए तो यदि इलेक्ट्रोड विभव को ऐसे लिख देते हैं, यदि इलेक्ट्रोड विभव को, यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों यानी कि एक वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम दाब, एक वायुमंडलीय दाब, 25 अंश सेल्सियस ताप या 298 केल्विन ताप व 1 मोलर सांद्रता का विलयन, 1 मोलर सांद्रता का विलयन। विलयन कितना रहना चाहिए? यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों यानी कि एक वायुमंडलीय दाब 25 अंश सेल्सियस या 298 केल्विन व 1 मोलर सांद्रता के विलयन में अगर ज्ञात किया गया है विभव तो उसको क्या कहेंगे? यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है, मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है, यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट से प्रदर्शित करते। ठीक है, तो कह रहा है यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों यानी 1 एटीएम 25 अंश सेल्सियस या 298 या 1 मोलर सांद्रता के विलयन में ज्ञात किया जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने यह सीखा आज इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अब इसके आधार पर हम जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं और सवाल कैसे लगेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ उपस्थित होंगे। इसी कंसेप्ट को हम आगे लागू करेंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों या 1 एटीएम इस पर में ज्ञात किया जाता तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। देखिए है आप लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत डिटेल में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा फुल सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जितना सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा, सभी लोगों का कम से कम फायदा हो। धन्यवाद।